चलिए सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने परिवार एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूँ तहे दिल से। देखो स्पेशली रीट के लिए और साथ ही साथ ग्रेड सेकंड के लिए, चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, लेवल 2 की या आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो। इसके अंदर टीचिंग मेथड्स का अलग से ही आपका एक कॉन्सेप्ट चलता है, पेडागोजी के टॉपिक है और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। क्या है और क्या नहीं है ध्यान से देखेंगे और जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स रेडी होके है, फिर हम शुरुआत यहाँ से ये था। तो स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ। बता देना चाहता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग की हम बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इस मतलब क्या होता है इसका, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। टीचिंग यानी इंग्लिश पढ़ाने के सिद्धांत कौन कौन, यानी ऐसे कौन से सिद्धांत का यूज़ किया जाए जिससे हम बच्चों को अगर इंग्लिश पढ़ाए तो उनके इंग्लिश समझ में आए। तो ऐसे सिद्धांत कौन कौन से हैं जिससे कि बच्चे अंग्रेजी सीख सके, जिससे कि बच्चे इंग्लिश आसानी से सीख सके। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो सेकंड लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज इन इंडिया, इन भारत के अंदर, भारत के अंदर जो इंग्लिश को माना गया है वो कौन सी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। और अगर कोई भी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज होती है ना, तो उस लैंग्वेज को हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। लेकिन लर्न हम करेंगे कैसे, क्योंकि हमारी मातृभाषा होती तो हम अपने हिसाब से सीख लेते। पड़ोसी हमसे उसी लैंग्वेज में बात कर रहा होता, पापा उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते, मम्मी उसी लैंग्वेज में बात कर रही होती, हमारे फ्रेंड्स उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते, जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, वो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, स्कूल में टीचर्स उसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते, अगर इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती। लेकिन इंग्लिश तो हमारी सेकंड लैंग्वेज है ना, दूर दूर तक कोई हमसे बात करने वाला नहीं है इंग्लिश में, तब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, सेकंड लैंग्वेज है, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है, तुम ना कुछ प्रिंसिपल्स का फॉलो कर लो, कुछ सिद्धांत का तुम फॉलो कर लो। अगर तुम इन सिद्धांतों का या प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हुए इस लैंग्वेज को लर्न करते हो ना, तो डेफिनेटली तुम्हें ये लैंग्वेज आ जाएगी, तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी। तो इसीलिए तो लर्न करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए। अब ये प्रिंसिपल्स बताए किसने, जो लिंग्विस्टिक थे उन्होंने बताया, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग टीचर्स के लिए ही है कि टीचर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा और इन प्रिंसिपल्स के आधार पर वो बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर इसी प्रिंसिपल्स के आधार पर बच्चों को पढ़ाता है तो फिर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाएंगे, ऐसा इनका मानना था। क्लियर है। तब यहाँ पर बात बढ़ती है आगे और इनका जो प्रिंसिपल आता है मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, नेचुरलनेस, बस ध्यान से समझना। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में एक्चुअल कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बने, एकदम इस टाइप के बनेंगे कि आपको ध्यान रखना होगा। लैंग्वेज मतलब अप्लाइड क्वेश्चंस बनेंगे ना। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस का मतलब क्या होता है, नेचुरलनेस का स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत लिख दिया मैंने। स्वाभाविकता, स्वाभाविकता का, स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि यार नेचुरल तरीके से सीखो। टीचिंग का जो मेथड होना चाहिए ना, का जो प्रिंसिपल, तो आप टीचिंग करवा रहे हो ना, टीचिंग, वो टीचिंग आप कैसी करवाओगे, वो नेचुरल करवाओगे। लेकिन समझ में ये नहीं आती कि नेचुरल कहते किसको है, नेचुरल कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, आपने हिंदी लैंग्वेज सीखी है, अब हिंदी लैंग्वेज आपने सीखी कैसी थी, हिंदी लैंग्वेज सीखने का आपका तरीका था नेचुरल वे। कौन सा तरीका था, नेचुरल वे था। कैसे, आपने कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लिया था, सीखा था। कहाँ से सुना आपने ये, आपकी फैमिली में हो सकता है हिंदी बोल रहा हो कोई, आपके समाज में हो सकता हो इंग्लिश बोल रहा हो कोई, आपके स्कूल से आपने सीखा है, आपके फ्रेंड्स से आपने सीखा है, ठीक है, मोहल्ले की आंटी से आपने सीखा। तो उन सब लोगों से सुनकर आपने हिंदी लैंग्वेज सीख गए।
तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि इंग्लिश सीखने का भी आपका नेचुरल वे होना चाहिए। जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो इंग्लिश जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो नेचुरल तरीके से सिखाओ। वो बोला यार नेचुरल वे कौन सा है? नेचुरल वे का मतलब होता है कि बच्चे को ऐसे मत बताओ कि यार तुम इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश बहुत वो है, ऐसा है वैसा है, नहीं आएगी, हार्ड है, नहीं। तुम ना उसको गेम्स में खिलाओ, गेम्स इंग्लिश बेस्ड गेम बनाओ, एक्टिविटी बेस्ड करवाओ। एक्टिविटी एक्टिविटी जो भी करा रहे हो वो इंग्लिश बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। उनके अंदर मान लीजिए कोई डिबेट करवा रहे हो, डिबेट इंग्लिश बेस्ड होना चाहिए। कुल मिलाकर बच्चों को नेचुरल तरीके से खेल से सिखाओ। वो जैसे मान लो इंग्लिश सिखाना है तो एक सेंटेंस वो बोलेगा दिस इज एन एप्पल, दूसरा सेंटेंस वो बोलेगा, तीसरा वो बोलेगा। या फिर आप जब बच्चों को खिला रहे हो, कोई गेम खिलवा रहे हो, तो वो गेम के अंदर भी इंग्लिश आनी चाहिए। गेम ही जैसे आपको पता है ना, अंताक्षरी करवाई जाती थी पहले पहले, अब तो नहीं करवाई जाती, पर गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में हर सैटरडे फिक्स होता था कि अंताक्षरी करवाई जाएंगे, और हो सकता है अब भी हो रही हो। तो वो जो अंताक्षरी करवाई जाती थी उसमें इस पे इंग्लिश में होती थी, तो इंग्लिश में एक एक स्पेलिंग बोले जाते थे। वही आपका एक नेचुरल वे था, नेचुरल तरीका था कि नेचुरल तरीके से आप सीखे, उसको पर एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करूँ तो मैंने बात करी आपसे प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। भाई इमिटेशन किसे कहते हैं? नकल का सिद्धांत, नकल का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि बच्चा नकल करके सीखता है। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी का मतलब वही सेम चीज हो गया आपका, क्या करना? नकल करना। बच्चा नकल करके सीखता है। आप जैसे बोलोगे बच्चा वैसे ही सीखेगा। आपने बोला गुड मॉर्निंग, बच्चा बोलेगा गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, बच्चा बोलेगा गुड इवनिंग। सेम आप जैसे बोलते हो वैसे ही बच्चा बोलने की कोशिश करता है। इसलिए ये आप ही सही बोलो। अगर आपने मान लीजिए गलत इंग्लिश बोल दिया तो बच्चा भी पक्की बात है गलत इंग्लिश सीखेगा, क्योंकि बच्चा सीख किसको रहा है? किससे सीख रहा है? आपसे सीख रहा है। वो सुन किसकी रहा है? वो आपकी सुन रहा है। तो इसीलिए ये सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा नकल करके सीखता है। इसलिए जब भी आप बोलो तो सही बोलो, क्लियर बोलो, करेक्ट बोलो, ठीक बोलो, और आप इंग्लिश बोलो, तब जाकर वो बोलेगा। ऐसा टीचर जो खुद हिंदी बोलता हो उसके स्टूडेंट्स कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, तो समझ जरूर जाएंगे पर इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे उसके स्टूडेंट्स। रीजन क्या है? कि टीचर जो बोलेगा बच्चा वही सीखता है। अब टीचर हिंदी बोल रहा है तो बच्चा हिंदी ही सीखेगा, इंग्लिश नहीं सीखेगा बच्चा। तो इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन नकल का सिद्धांत है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर और आता है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन यहाँ आता है। ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सिद्धांत है ये, कौन सा सिद्धांत है ये? आदत निर्माण का सिद्धांत। आदत निर्माण, आदत का सिद्धांत है ये। मतलब बच्चे के अंदर अपनी हैबिट डेवलप करनी चाहिए। क्या डेवलप कर? हैबिट। हैबिट डेवलपमेंट का सिद्धांत है ये कहता है कि बच्चे की हैबिट होनी चाहिए, जैसे रीडिंग बुक्स। बच्चा इंग्लिश की बुक पढ़ने की आदत डाले, रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़े, वो पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाले इंग्लिश में। मैगजीन, मैगजीन पढ़ने की आदत डाले, वो पत्रिका पढ़ने की आदत डाले। लाइब्रेरी, कंसल्ट टू डिक्शनरी, सर्च न्यू वर्ड्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसी आदत डाले कि मान लो इंग्लिश का कोई भी नया वर्ड हो और बच्चे को, जैसे मान ले बच्चा कोई मूवी देख रहा है, मूवी देखते देखते कोई ऐसा वर्ड बोल दिया किसी एक्टर ने, किसी एक्ट्रेस ने, अब वो समझ में आया नहीं बच्चे के, अब बच्चा क्या करेगा? चुपचाप घर चल जाएगा, देखेगा ही नहीं। अरे उसको ऐसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि वो डिक्शनरी में जाए, यार वो वर्ड बोला गया था उसका मीनिंग क्या था। गोइंग टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाने की हैबिट होनी चाहिए।
कंसल्ट टू डिक्शनरी, डिक्शनरी कंसल्ट करने की होनी चाहिए, रीडिंग न्यूज़पेपर होनी चाहिए, और स्पीकिंग आदत बोलने की भी होनी चाहिए। कई बार देखा होगा ना, जैसे दो अननोन पर्सन होते हैं, एक ऐसा इंसान होता है जैसे कि मान लो हम किसी बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, हमारे पास एक सीट है, दूसरी सीट खाली, दूसरा पैसेंजर आके बैठ गया। अब हम उसे बोलेंगे नहीं, जैसे कि वो आधी जायदाद उसके नाम करवा लेगा, तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे और वो भी चुपचाप बैठा रहेगा, जैसे दोनों के बीच में ना भयंकर कलह हो गया, लड़ाई हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इंटरेक्शन करेंगे उतना ज़्यादा ठीक है। एंड आवर इंटरेक्शन शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा जो इंटरेक्शन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। हाँ, टूटा फूटा ही सही, पर होना जरूर चाहिए। यहाँ से ये सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, निर्माण का सिद्धांत। फिर यहाँ पर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल, प्रैक्टिस एंड ड्रिल का सिद्धांत। प्रैक्टिस एंड ड्रिल का मतलब होता है अभ्यास, अभ्यास। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस और ड्रिल दोनों एक ही बात है भाई। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो। स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड, मतलब बोलने के अलावा आपके पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है भाषा सीखने का। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश बोलोगे उतना ज़्यादा ही आप सीखो। ये सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ड्रिल, प्रैक्टिस का सिद्धांत, ड्रिल का सिद्धांत। ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलिएगा, ठीक रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ये सिद्धांत क्या कहता है भाई? ये सिद्धांत कहता है कि इंटरेस्ट का सिद्धांत है ये। अब देखो, बच्चा है ना, बच्चा, बच्चा तो बच्चा होता है। बच्चा ना तो इंग्लिश सीखना चाहता, बच्चे को नहीं पता वो क्यों सीखेगा। बच्चा क्यों ही सीखेगा? अगर उसको इतनी समझ आ जाए तो फिर वो स्कूल क्या लेने आता है? इसलिए बच्चा कभी भी सीखने की कोशिश नहीं करेगा। टीचर को क्या करना होता है, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। टीचर खुद उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करे, यानी कि बच्चा खुद इंग्लिश सीखे, बच्चे को खुद को इंटरेस्ट आने लग जाए। बच्चा टीचर ऐसा कुछ करे, टीचर ऐसा कुछ करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो सके बच्चे का। अब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो कैसे होगा ये भी देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो टीचर है, वो टीचर ये चेक कर ले सबसे पहले तो कि बच्चे को इंटरेस्ट किस में है। जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उसी लैंग्वेज, उसी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा प्रीफर करें। मान लो कि क्रिकेट में ज़्यादा हॉबी है किसी बच्चे का, इंग्लिश में क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ों का बखान ज़्यादा करवाएं। किसी को दीपिका पादुकोण में इंटरेस्ट है, किसी को सलमान खान में इंटरेस्ट है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, किसी को शाहरुख खान में इंटरेस्ट है। तो जिसको भी जिसमें इंटरेस्ट है उसी को ज़्यादा पढ़ाएं, उसी को ज़्यादा, उसके लिए उसी को प्रीफर करें। तो बच्चा ज़्यादा उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करे, उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करे। फिर एक होता है अपने पास यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर सीधी बात है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो आप। और मोटिवेट कैसे करोगे आप? कि वो इंग्लिश क्यों पढ़े, पहले तो ये बताओ मुझे। बच्चे को बताओ कि यार इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए तुम्हें। इंग्लिश पढ़ना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, मोटिवेट स्टूडेंट्स, मोटिवेट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को आप क्या करो? मोटिवेट करो। टेल देम, टेल देम about the importance of, about the importance of English language। उनको इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में बताओ कि भाई तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है। क्यों सीखनी है? इसलिए सीखनी है
क्योंकि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर इंग्लिश आती है तो। जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, प्लस ग्रोथ होती है। ग्रोथ किस में होती है? ग्रोथ होती है बिजनेस में। आपके बिजनेस में क्या होगी? ग्रोथ होगी। जैसे मान लो आप इंग्लिश जान आप हिंदी जानते नहीं जानते, और आपके साथ का एक सहपाठी और है, या आपका ही फ्रेंड एक कलीग और है जहां आप काम करते हैं, वो उसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। अब प्रमोशन हो रही की बारी आएगी कि साहब प्रमोशन किसका होगा? जाहिर सी बात है उसका प्रमोशन होगा जिसको इंग्लिश आती है, क्योंकि उसका नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है। आप केवल उन्हीं कस्टमर से डील कर पाओगे जो हिंदी जानते हैं, और वो जो एक एक्स्ट्रा आदमी है वो हिंदी बोलते हैं उनसे भी डील करेगा, जो इंग्लिश बोलते हैं उनसे भी डील करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी। इंग्लिश अगर वो जानता है तो उसके पास नेटवर्क बड़ा होगा, कहीं पर भी प्राथमिकता दी जाएगी तो उसको दी जाएगी, तो जॉब की कमी उसके पास रहेगी नहीं। दूसरी चीज़, मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप अमेरिका में जाके भिंडी बेचना चाहते हो, तो अमेरिका में भिंडी कैसे बेचोगे जाके? इंग्लिश आनी चाहिए। भिंडी बेचने का मतलब, कोई भी बिजनेस हम दूर जाकर करना चाहते हैं तो हमें वो लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती तो हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करवा पाएंगे। अब जैसे मान लो तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, कहीं मेल आती है, कहीं पर क्या आता है, मान लो पता लग रहा है आप 50 करोड़ रुपए जीत गए, इंग्लिश में लिखा हुआ आगे भाई आप जीत गए, अब आपको पता ही नहीं है कि आप जीत गए, 50 करोड़ वहीं के वहीं रह गए। कहने का मतलब यह है कि आपको लैंग्वेज भाषा आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको आती है इंग्लिश, तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, आपके चांसेस बढ़ते हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ती है। तो आपको मोटिवेट तो करना चाहिए ना कि यार भाई तुम इंग्लिश पढ़ो। अगर तुम इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको जॉब मिलने में चांसेस रहेगा। इंग्लिश पढ़ोगे, क्यों पढ़ना है इंग्लिश, मोटिवेट करो। इंग्लिश यहाँ वहाँ बोली जाती है, और आप अगर इंग्लिश जानते हो तो आप यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इसलिए इंग्लिश का आना जरूरी है। मोटिवेट करो स्टूडेंट, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्या करो, मोटिवेट करो। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। ये कहता है भाई प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, यानी लैंग्वेज स्किल्स का सिद्धांत। लैंग्वेज स्किल्स को बोलते हैं भाषा कौशल। क्या बोलते हैं? भाषा कौशल बोलते हैं भाई इसे। अब जब इसको भाषा कौशल बोलते हैं ना, तो उन्होंने ये कहा, किसने कहा? लिंग्विस्टिक साहब ने ये कहा कि लैंग्वेज स्किल्स कितनी होती है। तो याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश में लैंग्वेज स्किल्स होती कितनी है, याद रखना जवाब आता है 4। बोले तो 4 लैंग्वेज स्किल्स होती है। तब कौन सी होती है? एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल, एस, आर, डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? एल का मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग। एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग। आर का मतलब क्या होता है? रीडिंग। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? राइटिंग। उन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज स्किल्स भी चीज़ है 4। इन लैंग्वेज स्किल्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये लैंग्वेज स्किल्स का ध्यान रखते हैं, डेफिनेटली आप भाषा सीख जाओगे। इन्होंने कहा कि लैंग्वेज स्किल्स का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। तो ये 4 लैंग्वेज स्किल्स है। इसी यहाँ पर ही इसी से रिलेटेड एक और है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। इन लैंग्वेज स्किल्स का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। इस आप प्रॉपर ऑर्डर कैसे होना चाहिए? एल, एस, आर, डब्ल्यू, यही इसका प्रॉपर ऑर्डर है। कोई स्पीकिंग पहले करवाए, लिसनिंग बाद में करवाए, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, तो समझ जाओ ये गलत है। कोई यहाँ पर एस पहले करवाए, एल बाद में करवाए, डब्ल्यू और आर ऐसा करवाए, तो भी ये गलत है। आर पहले आ जाए, एल, एस और डब्ल्यू आ जाए, ये भी गलत है। तो इन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज स्किल्स का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, और लैंग्वेज स्किल्स का प्रॉपर ऑर्डर कौन सा है? एल, एस, आर, डब्ल्यू। आप बच्चे को पहले लिसनिंग ही कराओगे,
स्पीकिंग नहीं कराओगे। लिसनिंग की प्रैक्टिस के बाद आप स्पीकिंग कराओगे, स्पीकिंग के बाद आप रीडिंग पे फोकस करोगे, और रीडिंग के फोकस के बाद आप राइटिंग पे फोकस। तो LSRW यही इसका करेक्ट ऑर्डर है और यही इसका एग्जैक्ट ऑर्डर है, और इसी ऑर्डर से आप गाड़ी को आगे चलने दोगे। फिर यहीं पे एक और चीज आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स प्रोपोर्शन यानी मैं अनुपात कर देता हूँ इसको, इन्होंने कहा कि भाई ये सिद्धांत है अनुपात का, और अनुपात किसका? लैंग्वेज स्किल्स के अनुपात का। मतलब लैंग्वेज स्किल्स कौन थी? LSRW। देखो, अगर इन्होंने ये कहा कि यार लैंग्वेज स्किल्स का प्रोपोर्शन का ध्यान रखें, आप लिसनिंग पे 100% मेहनत कर रहे हैं ना, स्पीकिंग पे भी आपको 100% मेहनत करनी है, रीडिंग पे भी आपको 100% ही करनी है, और राइटिंग पे भी आपको 100% ही करनी है। भी भाषा जिसके बारे में आप ये कहना चाहते हैं, एनी लैंग्वेज एंड यू वांट टू स्पीक दैट यू नो द लैंग्वेज, आप ये कहना चाहते हो कि मैं उस भाषा को जानता हूँ, तो वो भाषा आपको लिसनिंग का मतलब कई बार अंडरस्टैंडिंग भी आता है, ध्यान रखना। लिसनिंग का मतलब कई जगह क्या आता है? अंडरस्टैंडिंग भी आता है। तो अगर लिसनिंग नहीं आए और कहीं अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो समझ जाना कि ये भी सही माना जाएगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज के बारे में कि आपको वो लैंग्वेज आती है, ध्यान रखना, आप उसको समझ सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, और आप उसको लिख सकते हैं। ये पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए, समान अनुपात में आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। अगर कोई भी चीज़ आपको कम ज़्यादा आ रही है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपको वो लैंग्वेज आती है। जैसे आप ये कहो कि यार मुझे ना केवल बोलना आता है, लिखना नहीं आता, तो इसका मतलब वो लैंग्वेज आपको आती नहीं है। आप कहो कि मैं इसको समझ तो सकता हूँ पर लिख नहीं सकता, बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। कोई भी अगर एक काम आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यू डोंट नो द लैंग्वेज, तुम उस भाषा को नहीं जानते। तो भाषा को जानने के लिए आपको उस भाषा के चारों ही लैंग्वेज स्किल्स में परिपूर्ण होना होगा, कंप्लीट होना होगा। ये सिद्धांत कहता है प्रोपोर्शन का सिद्धांत, समान अनुपात में पूरा 100% ही आना चाहिए। अगर कहीं पर भी कमी है, इसका मतलब आप उस भाषा को नहीं जानते या आपको वो भाषा नहीं आती, ये मान आप। ऐसा किसका कहना? ऐसा कहना था प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन का, भाई ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन का कहना था। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? मेरे हिसाब से कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होगा, और मेरे हिसाब से आप समझ होंगे कि मेन चीज। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर एक्सपोजर यानी अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना, व्यक्त करना। तब क्या हुआ? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस their views, thoughts, opinions। ठीक है साहब, मतलब ये हुआ अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप बच्चों को कम से कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि बच्चे अपनी मन की बात को वहाँ एक्सपोज कर सकें, उनके मन में जो चल रहा है उन बातों को वो वहाँ पर बता सकें, जो उनके जी बिल्कुल, जो उनके मन में चल रहा है या जो वो बोलना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उनके दिमाग में हो और उनको आप बोलने का पर्याप्त अवसर दें। अगर आप पर्याप्त अवसर देते हैं तो मामला ठीक है, अदरवाइज वो भी एक समस्या जनरेट करेगा। ठीक।
क्लियर हो गई साहब यहाँ के बाद फिर देखो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग। अब यहाँ पर देखो भाई, मदर टंग, मदर टंग का मतलब क्या हो गया? मातृभाषा। जो लिंग्विस्टिक थे ना, उन लिंग्विस्टिक ने ये कहा कि अगर आप कोई भी सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको आपकी मातृभाषा का ध्यान रखना है। ये सिद्धांत है मातृभाषा का सिद्धांत। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि सेकंड लैंग्वेज सीखने में मदर टंग का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आप मातृभाषा के सपोर्ट से सेकंड लैंग्वेज सीखो। अगर आप मातृभाषा के सपोर्ट से, अपनी मदर टंग के सपोर्ट से अगर सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो आप उस लैंग्वेज को जल्दी सीख पाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा कि मातृभाषा के सपोर्ट से आप इंग्लिश लैंग्वेज के सीखो, या फिर मदर टंग के सपोर्ट से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखो। ऐसा इसलिए क्योंकि मातृभाषा के अंदर जो बच्चा है ना, कोई भी चाइल्ड है, कोई भी बच्चा है, बच्चा पहले ही, जैसे मान लो अपनी मातृभाषा में बच्चा जानता है कि सेब किसे कहते हैं, बच्चा पहले से ही जानता है। आम किसे कहते हैं, बच्चा पहले से ही जानता है। तो आप क्या करो कि जब बच्चा सभी चीज़ों को पहले से ही जानता है ना, तो बच्चे के दिमाग में इमेज तो बनी हुई है। जैसे हर बच्चा चाहे देखो गांव का कोई बच्चा है, जैसे शहर के बच्चे की मम्मी जो होती है वो उसको एप्पल बोलती है तो वो एप्पल सीखता है। लेकिन गांव का जो बच्चा है वो सेब जानता है, आम जानता है, या फिर केला जानता है। क्या जानता है? केला जानता है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लो वो जानता तो है ही सही, मतलब वो की आकृति को तो जानता है, वो उसको शेप के हिसाब से भी जानता है। तो बच्चे को केवल अब यही तो बताना है, सेब बेटा इसको एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एप्पल। अपने हाथ में लाके समझा दो कि एप्पल, तो बच्चा अपने आप ज्वाइंट करेगा कि अच्छा इसको एप्पल कहते होंगे। तो नेक्स्ट टाइम जैसे वो सेब बोले उससे बोलोगे कि ना एप्पल, तो बोलेगा एप्पल, सीख जाएगा, जल्दी पड़ेगा। एक बच्चा जानता ही नहीं हो वर्ड को, उसकी इमेज ही नहीं है उसके माइंड में, और आपके जैसे साउल, आत्मा, अब बच्चा नहीं लिंक कर पाएगा कि व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज साउल। फिर आम के बारे में अगर बच्चे को बताना हो तो हम कहेंगे मैंगो। फिर यहाँ पर बनाना, अगर आपको पता हो ना, तो अब तक हम इसी प्रिंसिपल से सीखते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। आज भी ना, आज भी, आज प्रेजेंट टाइम में हम हम जैसे बोलते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो हम क्या करते हैं? वह स्कूल जाता है, तो हम उसके वह ही स्कूल जाता है, तो उस हिसाब से हम आज भी वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं स्कूल को, इंग्लिश में स्कूल। जैसे कि यह बहुत महत्वपूर्ण है तो हम लिखते हैं इट इज बहुत, यानी वेरी महत्वपूर्ण है। साहब का मतलब ये हुआ, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि सेब किसे कहते हैं साहब? एप्पल को कहते हैं। आम किसे कहते हैं? मैंगो। केला किसे कहते हैं? बनाना। उन्होंने कहा कि मातृभाषा के सपोर्ट से आप इंग्लिश, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है और इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। और लैंग्वेज फ्रेम करेगा, कोई भी एक टीचर है, वह ऑलरेडी ही वर्ड जानता है उसका स्टूडेंट, और वो उसको एक एक करके वर्ड सिखा। बताओ ये कौन से सिद्धांत के? या कोई भी एक टीचर वो अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले लिसनिंग करवा रही है, उसके बाद में करवा रही है, फिर राइटिंग रीडिंग करवा रही है, फिर राइटिंग कर। अब ये कौन सा, एक तरीके से मान के कौन सा वो है, कौन सा प्रिंसिपल है? आप कहोगे साहब ये प्रॉपर लैंग्वेज स्किल्स का है, तो आप ऐसा बताओगे वहाँ पर। ठीक है, डन है यहाँ तक की बात। के बाद फिर देखो यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टू
कॉन्क्रीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। मूर्त, कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? देखो भाई ये कहता है, देखो दो वर्ड चलते हैं अपने पास, एक तो चलता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अमूर्त, अमूर्त। और एक चलता है अपने पास कॉन्क्रीट, का मतलब चलता है मूर्त। पता है ये सिद्धांत क्या कह रहा है? ये सिद्धांत ये कह रहा है कि किसी भी बच्चे को, अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज अगर आप सिखाना चाह रहे हो, या किसी भी बच्चे को आप कोई सी भी लैंग्वेज सिखा रहे हो ना, तो उसे कॉन्क्रीट चीजों को पहले सिखाओ। एब्स्ट्रैक्ट चीजें बच्चा नहीं सीखेगा। अब कॉन्क्रीट किसे कहते हैं? मूर्त, मूर्त का मतलब होता है जिसका फिजिकल हो, जिसका क्या हो? शरीर हो। अमूर्त का क्या मतलब है? जिसकी बॉडी नहीं होती। अमूर्त जिसका कोई शरीर नहीं होता, हम केवल फील करते हैं इन चीजों, फील ओनली। अब एक बार बताओ, बच्चा स्टार्टिंग में कौन सी चीजों को पहले सीखेगा? उन चीजों को पहले सीखेगा जो फील करी जाती है, या फिर उन चीजों को पहले सीखेगा, जैसे मान लो बच्चा कहना है कि बेटा बोतल, मैं बेटा को सिखा दूंगा बेटा बोतल, तो मैं कह दूंगा बोतल, तो बच्चा समझ जाएगा अच्छा ये बोतल है। अब जैसे ही इसकी इसकी सेम आकृति, चाहे ये बोतल नहीं हो, कोई ब्लैक कलर की हो, ये जैसे ये एसी वाली है, वो दूसरी वाली कोई सी भी दे दो, तेल की बोतल दे दो, बच्चा समझ जाएगा मम्मा बोतल, क्योंकि बच्चे को इसका शेप समझ में आ गया। अब बच्चे को तुम सिखा रहे हो प्यार, बच्चा पूछेगा कहाँ है ये, दिखाओ जरा, कैसे दिखाओगे? ना? तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता है, बच्चा अगर हम देखेंगे कि यार कहाँ है कैसे है, तो सब समझ ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। इस वजह से सबसे पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट बारे में नहीं सिखाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस यही कहता है कि अगर कोई सा भी सिद्धांत, अगर आप बच्चे को किसी भी लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कॉन्क्रीटनेस वाले सिद्धांत को फॉलो करें। तो वो चीज़ों का ज्ञान पहले दें जिनका कोई ना कोई फिजिकल हो, जो विद्यमान हो, जिनका शरीर हो, सशरीर हो, ऐसी चीज़ों को आप पहले बताओ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। मल्टीपल लाइन अप्रोच, तो भाई अब यहाँ बात आती है मल्टीपल लाइन अप्रोच क्या है, समझिए। मल्टीपल लाइन अप्रोच का मतलब होता है कि जो भी टीचर है ना, उस टीचर के पास मल्टीपल लाइन अप्रोच होनी चाहिए। मतलब देखो, हर स्टूडेंट होता है ना, हर स्टूडेंट, हर लर्नर, हर चाइल्ड, हर प्यूपिल, सबका सीखने का अलग अलग स्टैंडर्ड है। भले ही वो एक क्लास में बैठते हो, भले ही सेम टीचर उनको पढ़ा रहा हो, पर सीखने का अपना खुद का एक एबिलिटी हो। कोई सिंगल टाइम में सीख लेता है, कोई 2-3 बार में सीखता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई ठीक होता है, कोई एवरेज होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लर्नर्स। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच का मतलब होता है कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो एक ही अप्रोच से ना चले, के पास मल्टीपल लाइन अप्रोच होनी। जैसे मैं जब आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, थोड़ी इंग्लिश यूज़ करते हुए, थोड़ी हिंदी यूज़ करते हुए, एग्जाम्पल गांव के यूज़ करते हुए, एग्जाम्पल शहरों के यूज़ करते हुए, हर तरीके से बता। क्यों? क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा वीक है तो गांव के अप्रोच से सीख जाएगा, शहर में रहने वाला है तो वो शहर के हिसाब से सीख जाएगा। जिसको हिंदी बिल्कुल नहीं, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती हो, वो मैं हिंदी बोलता हूँ वहाँ से सीखेगा। तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हो तो मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करता हूँ, तो वो वहाँ से सीखेगा। तो ये है मल्टीपल लाइन अप्रोच। यानी मेरे पास कई सारी अप्रोच होनी चाहिए, मल्टीपल लाइन अप्रोच होनी चाहिए, ताकि मैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से सिखा सकूँ। कि अगर मैं एक ही ढल्ले से चलूँगा, टाइप का स्टूडेंट को सेटिस्फाई कर पाऊंगा। इसके अलावा बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो रामधनी करेंगे, इसीलिए उनको रामधनी से बचाना होगा। और वहाँ पर हम मल्टीपल लाइन अप्रोच का यूज़ करेंगे, और हर टाइप का बच्चा वहाँ पाएगा। ये कहा गया मल्टीपल लाइन अप्रोच।
प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। अ टीचर हैव, देता हूँ, अ टीचर हैव अ टीचर शुड हैव मल्टीपल, एक टीचर के पास मल्टीपल लाइन अप्रोच क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मल्टीपल लाइन अप्रोचेस होगी तो वो आगे डील कर पाएगा चीज़ों को, आगे बढ़ा पाएगा चीज़ों को, समझ पाएगा, सिखा पाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन-कौन सी सबसे आप यहाँ तक की बात कि आप अगर थे तो आप मुझे बता सकते हैं। चलें आज रेडी हो जाए? प्रिंसिपल ऑफ पल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या है ये समझ लो। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखो, करके सीखना, के सीख। ये प्रिंसिपल ये कहता है कोई भी जो बच्चा है ना उसको बोलने दो, अगर वो गलत बोल रहा है तो भी बोलने दो, सही बोल रहा है तो भी बोलने दो, क्योंकि अगर वो खुद से सीखेगा, लर्निंग बाय अगर डूइंग करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझेगा, और उसकी जो लर्निंग होगी वो परमानेंट लर्निंग होगी। उन्होंने कहा कि एक जो स्टूडेंट है उसको लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं यहाँ? बिल्कुल, ट्रायल एंड एरर भी इसे ही बोलते हैं। ट्रायल एंड एरर, यानी ट्रायल एंड एरर, अभ्यास और गलतियों का सिद्धांत भी यही होता है। पता है? अगर हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग है इंक्रीज दिस लर्निंग लेवल, से जो लर्निंग लेवल है वो बढ़ता है, हम चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। खुद से सीख रहा है और फिर बाद में वो किसी का नहीं है। बच्चा जब खाना खाना सीखता है तो उसके खुद के हाथों से सीखता है। जैसे हम स्टार्टिंग में हम उसके मुंह में दे रहे हैं क्योंकि बच्चे के हाथ वाथ काम नहीं करते उस वक्त, लेकिन जब वो थोड़ा भी एक्शन करने लगता है या उसको अपने हाथों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है तो एक बार वो खाना खाता है, बाद फिर वो खाना शुरू करता है, लाइफ टाइम तक हो जाता है तब वही खाता है। कहीं न कहीं करके सीखने में वो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। जी, बिल्कुल। और ये जो करके सीखो का जो ये जो सिद्धांत है, ये साइकोलॉजिकल बेस्ड और होता है, याद रखना है। साइकोलॉजिकल बेस्ड है ये, साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रिंसिपल कहते हैं सकते हैं। कि इसके अंदर क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखो के अंदर जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। वही सब चीज़ों को मेंटेन करता है, ठीक वही सारी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रिंसिपल है ये सिद्धांत साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रिंसिपल। मेरे हिसाब से यहाँ तक अब आपको किसी टाइप का कोई समस्या नहीं होगा। क्लियर है यहाँ पर? चलिए फिर देखिएगा यहाँ पर, ये जो सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ फोनोलॉजी, फोनोलॉजी का सिद्धांत, या इसे मैंने कहा औरल ओरल का सिद्धांत। ये जो स्पेलिंग है ना औरल, इसका मतलब होता है लिसनिंग। ये जो सिद्धांत है ओरल, इसका मतलब होता है स्पीक। ये सिद्धांत क्या बात बोलता है, सुनो और बोलो, बस। क्या कहता है, कुछ भी मत करो, तुम केवल सुनकर बोले जाओ, सुनकर बोले जाओ, सुनकर बोले जाओ।
10-20 दिन तक तुम ये काम करो, अगर 10-20 दिन तक तुम ये काम करते हो तो 11-12वें दिन की हरकत करने की ज़रूरत। इसका ऐसा मानना है कि हिंदी लैंग्वेज हमने कैसी सीखी, हिंदी लैंग्वेज जब हमने सीखी तो हमारे पेरेंट्स बोलते थे हम सुनते थे, टीचर बोलते थे हम सुनते थे। जैसे मान लो बच्चा जब छोटा आता है तो हम उसको बोलते हैं हप, बच्चा बोल देता है हप, मतलब बच्चा नकल कर रहा है, मतलब बच्चा कॉपी कर रहा है, जैसा आप करोगे वैसे बच्चा करे। कई बार छोटे बच्चे देखना, अगर आप ऐसे करोगे तो बच्चा भी ऐसे, ऐसे करोगे उसकी तरफ तो वो भी आपकी तरफ ऐसे ही करता है। कहीं ना कहीं क्या हुआ कि बच्चा जो है सुनकर सीखता है। आप बोलो बच्चा सुनेगा, वही चीज वापस रिपीट करेगा, यानी का सिद्धांत हो गया, प्रैक्टिस पड़ा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर इनका कहना था कि आप सुनो और बोलो, सुनो और बोलो, सुनो और बोलो। जितना ज्यादा आप सुनोगे, जितना ज्यादा आप बोलोगे, उतना ठीक रहेगा। जैसे मैंने आपसे ये भी बताया था कि जैसे मान लीजिए मैं 3 वर्ड आपके सामने लिखता हूँ, सॉरी हो गया, के बाद एक्सक्यूज मी हो गया, के बाद थैंक यू हो गया, आई डोंट नो हो गया, आई कम इन सर हो गया। जैसे मान लो ये वर्ड्स है, अब हम क्या करते हैं कि कोई जाहिर सी बात है हम सुनकर सीखते हैं। अब यहाँ एक बात समझना कि जैसे ये 3 वर्ड है, सॉरी हो गया, एक्सक्यूज हो गया, थैंक यू हो गया, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हमने कॉपी किताबों के हिसाब से सीखा है? ये नहीं लगता है कि किसी ने लिखा हुआ सॉरी देखा होगा या लिखे हुए सॉरी से सॉरी बोलना सीखा होगा। सॉरी एक ऐसा वर्ड हुआ जिसको लिखा हुआ कहीं था, उसकी वजह से नहीं, सुना हुआ था ये वर्ड इसके लिए, क्योंकि बच्चों ने सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, बच्चों को बोलना तो पड़ता है सॉरी। कोई भी गलती, आपने गलती करी है ना, हाँ साहब, बच्चा बोलता है हाँ करिए, सॉरी बोलो, सॉरी पापा, या कर कुछ बता दो। बच्चा छोटे को तुम सॉरी सॉरी करवाने लग गए, जब बड़ा होता है भी सॉरी सॉरी कर रहा है, तो सीख गया। वैसे अगर एक्सक्यूज मी करवा रहे हो, थैंक यू करवा रहे हो, तो वो इनको बात आती है, वर्ड तो वो तीनों सीखा है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस वर्ड की प्रैक्टिस उसने ज्यादा करी है। जिस वर्ड की प्रैक्टिस उसने ज्यादा करी है वो वर्ड उसके माइंड में सबसे ज्यादा सेट है। जैसे सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, देखो सॉरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाला वर्ड है, उसके बाद थैंक यू भी बराबर इसकी के बराबर मान के चलो, लेकिन एक्सक्यूज भी हम बहुत कम यूज, हम जिसकी प्रैक्टिस एक्सक्यूज की ज़्यादा है तो वो तो ज़्यादा ही करेगा। पर मैं आपकी भी बता देता हूँ कि आप क्या बोल सकते हैं, पढ़ाया हुआ हूँ राजस्थान के। एक्सक्यूज मी हम करते हैं, इसीलिए ये वर्ड अपने टंग पे सेट नहीं है, और अगर हमारी टंग पे सेट नहीं है तो इसका प्रैक्टिस हमारी अच्छी नहीं है, और इसीलिए इसकी प्रैक्टिस ठीक, बहुत कम यूज। जिस वर्ड की ज़्यादा प्रैक्टिस हो वो वर्ड ज़्यादा काम में आएगा। इन्होंने कहा कि लिसन, मतलब कि सुनो और सुनकर तुम स्पीक, बोलो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, सुनो। जितना ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे और जितना ज़्यादा उसका रिपीटेशन, उतना ज़्यादा उसका प्रैक्टिस करोगे, वो लैंग्वेज उतनी ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए। फिर जैसे आई डोंट नो, मे आई कम इन सर, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता। आज आई डोंट नो हर आदमी जानता है, जानता है, ये वर्ड उसकी अप्रोच में ज़्यादा है, ये वर्ड वो सुनता ज़्यादा है, ये वर्ड कभी कभार वो बोल भी देता है, लेकिन इसके अलावा बाकी वर्ड क्यों नहीं? हाँ, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन, वो नहीं बोले। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन, वो नहीं बोले, केवल वो बोलेगा आई डोंट नो। ही अंग्रेजी आती है उसको, इतना ही सुना है बेचारा, अगर वो ये कहता ना आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन, वो ये भी बोलना शुरू कर देता आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, बट ही डजंट लिसन द सेंटेंस, बट ही लिसन आई डोंट नो, तो ही स्पीक, तो ही स्पीक, वो आई डोंट नो ज्यादा बोलता है। मैं आई कम इन सर, ये आपको बचपन से सिखाया जाता है, मैं आई कम इन सर, मैं आई, अब आपको ये वर्ड ज्यादा पढ़ाया गया है इसलिए यही वर्ड आपको ज्यादा आता है। अब मे आई कम इन सर ही आपको ज़्यादा क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करी है। और अगर
इसी की प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करी है तो इस यही चीज़ आएगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। मैं आई कम इन सर का होना को करेक्ट करता है इसी बात मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, एक सटीकता का सिद्धांत कहते हैं इसको, सटीकता का सिद्धांत, सटीक रोल मॉडल फॉर स्टूडेंट्स। भाई जो एक टीचर होता है ना वो रोल मॉडल होता है स्टूडेंट। रोल मॉडल का मतलब समझते हो? रोल मॉडल का मतलब कि जैसा रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल का मतलब हो गया है कि जैसा आप बोलोगे ना स्टूडेंट उसे, अगर आपने सही बोला तो बच्चा सही सीखेगा, इसलिए एक्यूरेसी जानते कि ए टीचर, एक जो टीचर होता है ध्यान रखना है, ए टीचर शुड टीच एक्यूरेट एंड करेक्ट कॉन्सेप्ट्स। बात का ध्यान रखिए, एक्यूरेट करेक्ट, जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हो ना वो कॉन्सेप्ट्स कैसे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए और करेक्ट होने। टीचर आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है। अगर बाई चांस टीचर ने गलत पढ़ाया, कोई नहीं रोक सकता बच्चों को, टीचर बढ़िया और बेहतर तरीके से आता है, ये भी हम आगे बात करेंगे, जानते कहीं। ये ध्यान रखें कि टीचर रोल मॉडल है, इसलिए जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया बताने की कोशिश करे, बताने की कोशिश करे, गलत कभी कभी ना बताए, गलत बताने से बच्चा भी गलत। क्या हमने आज 16 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। पढ़ने के अंदर कुछ भी, मैगजीन पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, तो मतलब और बोलो, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑफ इंटरेस्ट, लैंग्वेज स्किल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ पोर्शन ऑफ ए लैंग्वेज स्किल, ऑफ एक्सपोजर होता है, प्रिंसिपल मदर टंग होता है, प्रिंसिपल फिटनेस, मल्टीपल लाइन अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग होता है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ओवरऑल होता है, और प्रिंसिपल ऑफ एंड करेक्ट, यानी चीज़ें यही और सिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा या और समझ सके। दो तीन सेक्शन और सिलेक्शन ऑफ सेक्शन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन हो गया और प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, ये तीनों ही हम कल स्टडी, कल आपका टॉपिक कह रहा हूँ। ये क्लास है, आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, या आपको यही ग्रेड सेकंड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पेडागोजी है। मैं इससे थर्ड ग्रेड की तैयारी में तो पेडागोजी आती है, में आती है, ग्रेड में नहीं आती। बात आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, हाँ अगर पेडागोजी है तो यही है, के लिए ही आप स्पेशल नाले तैयार कीजिए। तैयार आ गई आज के लिए, दैट्स ऑल गाइस, टेक